खास बातचीत में हमारे साथ किसानों के फायर ब्रांड नेता रवि आजाद, भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के खास बातचीत में है। चर्चा ये चल रही है कि एसकेएम एक बार फिर भारत सरकार का आंदोलन शुरू कर रहा है, किसान आंदोलन दोबारा शुरू हो रहा है और दिल्ली में दोबारा किसान पहुंचने वाले। जब दिल्ली से किसानों ने घर वापसी की थी तब सरकार ने लिखित में वादा किया, लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर गई। आज भी केंद्र सरकार की ना नीयत बदली है ना नीयति बदली है और बैकडोर से 3 कृषि कानूनों को लागू करना चाह रहे, वादा खिलाफी हो चुकी है। इनको किसान की ताकत का अब भी एहसास नहीं है। इतनी बड़ी हार के बावजूद सरकार हठधर्मिता के ऊपर, और किसान का टैंक है ट्रैक्टर, वो बिल्कुल तैयार खड़ा है कि उसको संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश मिल जाए तो फिर वो ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ दौड़ेगा। और पिछली बार 5 लाख ट्रैक्टर थे तो अब की बार कम से कम 10 लाख ट्रैक्टर होंगे, और पिछली बार तो वो रुक गया था दिल्ली की सीमाओं पे, अब की बार रुकेगा नहीं, सरकार की छाती पर चढ़ेगा। सरकार अब भी समझ जाए, उसके पास समय है। क्या इन सब चीजों से लगता है आपको सरकार मानने वाली है? हमें चाहे संघर्ष कितना भी लंबा क्यों ना करना पड़े और चाहे कितने भी बड़े फैसले क्यों ना लेने पड़े, लेकिन ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आज तक किसी भी आंदोलन की हार नहीं हुई है। सरकार लगातार जो है वो बेलगाम हो रही है। अगर आज भी देश नहीं जागा तो मैं बार बार इस बात को हम कहते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। जो देश की शान है पहलवान भाई बजरंग पूनिया अपने अवार्ड वापिस कर रहे हैं, विनेश फोगाट अपने अवार्ड वापिस कर रही है, साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। नारा देते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उस नारे के साथ में ये बताना भूल गए कि बेटियां किससे बचानी है। क्या बीजेपी के लोगों से बेटियां बचानी पड़ेंगी? आंदोलन बीजेपी को हटाने के लिए हो रहा है या मांगे मनवाने के लिए? अगर सरकार लोकतंत्र पे हमला करेगी तो हमें इस बात को कहने में कोई शक नहीं है कि इस सरकार को पूरा देश एकजुट होकर के उखाड़ फेंकेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, सरकारें बदलती हैं, आंदोलन होते हैं, मांगे मानी जाती हैं, लेकिन ये लोग तो बहन बेटियों तक पे आ गए। जेपी दलाल जैसे लोग मुद्दों की लड़ाई को बहन बेटियों तक लेकर के आगे कि किसानों की तो बहनें और बेटियां भागी हुई हैं। अब कोई जेपी दलाल का अगर इतिहास खंगालने लगे तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं जेपी दलाल पूरी दुनिया में मुंह छुपाने के लिए उसको जगह नहीं मिलेगी। फैसला हो गया, बहिष्कार हो गया, ढेला जुर्माना आपने लगा दिया, उसके बावजूद माफी मांगी कि नहीं? मांगी लेकिन फिर भी इतना सब होने के बाद भी उस फैसले के ऊपर होकर कहीं ना कहीं अपना दबदबा दिखाने के लिए, रुतबा दिखाने के लिए कि हम खापों के फैसले को नहीं। फिर वही बात कर रहे हो। उधर पहले बृजभूषण शरण सिंह कह रहा था दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा, और हम कह रहे थे कि दबदबा दबा दिया गया है। दबदबा तो हमारा दलाल का क्या पुच्छड़ दबदबा है? अगर उसका दबदबा था तो वो जगह जगह माफी मांगते हुए क्यों घूम रहा था? अभी विधानसभा के चुनाव नजदीक है, पहले लोकसभा के, फिर विधानसभा, और उसका इकट्ठे भी हो जाए। डरे हुए लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर इकट्ठे भी हो गए तो यह बात बिल्कुल तय है कि जेपी दलाल को विधानसभा का दरवाजा लोहारू की जनता अब की बार नहीं देखने दी। तो विषय यह है कि या तो सरकार मांग मान ले और नहीं तो हमारे पास अंतिम हथियार आंदोलन का है। हम तो आंदोलन करेंगे, या तो सरकार मांग मानेगी और नहीं तो 24 में चुनाव है। भाई सीधी स्पष्ट बात है, रोड़ा रुक्का मचाने में भारत आगे कोई नहीं। हाल ही में आपके जयप्रकाश दलाल कृषि मंत्री की रैली हुई, उसमें मंच से आपने सुना हरियाणा के बीजेपी प्रभारी विप्लव कुमार देव ने जाट समाज को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री बनने की बात तो बाद में करेंगे, पहले आप बीजेपी में एडमिशन लो। विप्लव देव, ठीक है, उसको क्या पता हरियाणा का? जी, उसको हरियाणा का एचबी नहीं पता। विप्लव देव को तो हम ये कहना चाह रहे, थोड़ा दिन और बच रहे, काट ले चक्कर हरियाणा में, और ढंग से काटिए, ज्यादा बकवास करी तो चक्कर भी नहीं काटने देंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ आज एक बार फिर खास बातचीत में हमारे साथ किसानों के फायर ब्रांड नेता, जो अक्सर हर मुद्दे पर बेबाकी से सामने आते हैं, हर मुद्दे पर अड़ते हुए सरकार से, प्रशासन से, अधिकारियों से दिखाई देते हैं। रवि आजाद, भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के खास बातचीत में है। अनेक विषय हैं, अनेक मुद्दे हैं। सबसे पहले तो एसकेएम
हाल ही में बड़ी बैठक, बड़ी मीटिंग दिल्ली के अंदर हुई पूरे भारत के एसकेएम मोर्चे की। क्या कुछ फैसला लिया गया है, आगे की क्या बड़ी रणनीति उन्होंने तैयार की है? क्योंकि चर्चाएं ये चल रही हैं अंदर खाते कि अब एसकेएम एक बार फिर पूरे भारत के सतर का एक धरना, एक आंदोलन शुरू करके दोबारा दिल्ली में तंबू गाड़ने वाले हैं। तो वहीं बात करें जेपी दलाल को लेकर, खापों ने, किसानों ने फैसला जरूर लिया, बहिष्कार भी किया, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन उसके बावजूद लोहारू क्षेत्र में एक बड़ी रैली हुई। तो उसको लेकर क्या मान के चलें, खापों और किसानों के फैसले का क्या हुआ, सारी बातचीत करेंगे। और भी अनेक विषय हैं। रवि आजाद जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम जी। रवि आजाद जी, सबसे पहला सवाल एसकेएम को लेकर, बड़ी बैठक हुई, बड़ी मीटिंग हुई दिल्ली के अंदर, क्या फैसला लिया है आपने, क्या फैसले लिए गए हैं, क्या आगामी रणनीति है? क्योंकि चर्चा ये चल रही है कि एसकेएम एक बार फिर भारत सतर का आंदोलन शुरू कर रहा है, किसान आंदोलन दोबारा शुरू हो रहा है और दिल्ली में दोबारा किसान पहुंचने वाले हैं। देखिए, अभी 21 और 22 दिसंबर को दिल्ली में पूरे राष्ट्रीय स्तर का जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसकी बड़ी अहम बैठक हुई और संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में तय हुआ एमएसपी गारंटी कानून, किसानों की कर्ज मुक्ति, लखीमपुर खीरी का जो नरसंहार था उसमें संपूर्ण न्याय और जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्र टैनी की गिरफ्तारी। इसके साथ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए लाभकारी हो, किसानों के लिए, शहीद किसानों के लिए जो है शहीद स्मारक की जगह इन बिजली बिल, जो सरकार जोर जबरदस्ती बिजली बिल को लागू करके और पूरे देश की पावर को अडानी के हवाले करना चाह रही है, ये सारे संयुक्त किसान मोर्चा के विषय हैं जी। और लगातार आप देखिए, जब दिल्ली से किसानों ने घर वापसी की थी तब सरकार ने लिखित में वादा किया, लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर गई और 3 कृषि कानून तो सरकार ने 750 किसानों की शहादत के बलबूते और जो 13 महीने का आंदोलन चला, सरकार को बैकफुट पर आकर के 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। लेकिन आज भी केंद्र सरकार की ना नीयत बदली है, ना नियति बदली है और बैकडोर से 3 कृषि कानूनों को लागू करना चाह रहे। वादा खिलाफी हो चुकी है, बार बार सरकार को चेताया गया। पिछले दिनों 26 से 28 नवंबर राजधानियों में 72 घंटे के लिए पड़ाव डाले गए, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। इनको किसान की ताकत का अब भी एहसास नहीं है, इतनी बड़ी हार के बावजूद। तब संयुक्त किसान मोर्चा ने निर्णय लिया कि आगामी 10 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक पूरे देश में जन जागृति अभियान चलाया जाएगा और जो एसकेएम की राज्य इकाइयां हैं उनके सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। और इसमें हमारा लक्ष्य है कि देश की 40% जो जनता है उस तक संयुक्त किसान मोर्चा का जो संदेश है वो अलग अलग माध्यम से जनता के पास पहुंचे। और इसके बाद एक बार फिर आपको याद होगी 26 जनवरी और आपको याद है 2021 किसान आंदोलन का वर्ष, जब 5 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर झंडे, तिरंगे झंडे लगा करके और दिल्ली की सड़कों पे उतरे थे और एक नया इतिहास बना दिया था। उसी प्रकार हम इन सारी मांगों को लेकर के आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर 500 से अधिक जिलों में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। उसमें हमारे यूनियन के भी झंडे होंगे और सबसे ऊपर तिरंगा झंडा होगा जिला हेडक्वार्टरों के ऊपर। और इसमें जैसे भिवानी जिले का ट्रैक्टर मार्च है, इसको लेकर के 9 तारीख को भिवानी के एसकेएम की मीटिंग रखी गई है। ऐसे ही अब पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं और ये बड़ा ऐतिहासिक ट्रैक्टर मार्च होगा पूरे देश में। पंजाब में एक बड़ा सम्मेलन होगा और अगली जो बैठक है, जो बात आप बार बार कह रहे हैं कि अब हमारे एक तो लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, दूसरी बात सरकार हठधर्मिता के ऊपर है और किसान का टैंक है ट्रैक्टर, वो बिल्कुल तैयार खड़ा है कि उसको संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश मिल जाए तो फिर वो ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ दौड़ेगा। और पिछली बार 5 लाख ट्रैक्टर थे तो अब की बार कम से कम 10 लाख ट्रैक्टर होंगे और पिछली बार तो वो रुक गया था दिल्ली की सीमाओं पे, अब की बार रुकेगा नहीं, सरकार की छाती पर चढ़ेगा। सरकार अब भी संभल जाए, उसके पास समय है, नहीं तो चुनाव नजदीक है और चुनाव नजदीक है, ठंड का मौसम भी बढ़ रहा है तो आंदोलन गर्म होगा
और अगली जो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है उसमें फिर कोई बड़ा निर्णय जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसके ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा अपने कदम बढ़ाएगा। जी सबसे पहले आपने बताया 26 जनवरी आ रही है, बड़े स्तर पर ट्रैक्टर मार्च पूरे देश के अंदर जिला स्तर पर हर जिला इकाई पर आप कर रहे हैं एसकेएम की तरफ से। सबसे बड़ा फैसला आपका ये है जी। क्या लगता है आपको ट्रैक्टर मार्च करने से और धरनों की अगर बात करें तो पूरे हरियाणा प्रदेश में हर जिले में हर जगह अलग अलग मामलों को लेकर अलग अलग विषयों को लेकर किसानों के धरने चल रहे हैं जी। क्या प्रभाव पड़ेगा इसका सरकार के ऊपर? क्या इन सब चीज़ों से लगता है आपको सरकार मानने वाली है? सरकार जो मांग आप रख रहे हैं उनको स्वीकार कर लेगी तुरंत प्रभाव से? जो मांगे आप इतने लंबे समय से सरकार से पूरी करवाने की कोशिश कर रहे हैं वो ट्रैक्टर मार्च करते ही पूरी हो जाएंगी? देखिए पहली बात तो ये है कि धरने की ताकत क्या होती है ये देश के प्रधानमंत्री से आप पूछिए। धरने की ताकत क्या होती है हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी से आप पूछिए। रोज उनको धरनों की ताकत के सामने और ट्रैक्टर की ताकत के सामने झुकना पड़ता है। हमें चाहे संघर्ष कितना भी लंबा क्यों ना करना पड़े और चाहे कितने भी बड़े फैसले क्यों ना लेने पड़े, लेकिन ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आज तक किसी भी आंदोलन की हार नहीं हुई है। और जब जब ट्रैक्टर सड़कों पे उतरता है तो सरकार के अहंकार को कुचलते हुए ट्रैक्टर चलता है किसान का। तो ये बहुत बड़ी हमारी ताकत है। और अब समय है, एक तरफ आप देखिए चुनाव आयोग पे शिकंजा हो गया, दूसरी तरफ संसद में विपक्षी सांसदों को बाहर किया जाता है और ऐसे काले कानून संसद में पास किए जा रहे हैं। आज पूरे देश को यह लग रहा है, हर जागरूक आदमी ये सोचता है कि क्या मोदी सरकार के कदम देश में लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसलिए जरूरत है कि भगत सिंह जैसी विचारधारा, भगत सिंह जैसा जोश और जज्बा और जो महात्मा गांधी जी का आंदोलन करने का जो पैटर्न था जिसको पूरी दुनिया मानती है, और किसान आंदोलन ने आज़ादी के 75 साल बाद महात्मा गांधी जी की विचारधारा को और उनको दोबारा से जिंदा कर दिया। तो अब जरूरत है कि भगत सिंह जैसी सोच और उन जैसा जज्बा और जो महात्मा गांधी जी का जो अनुभव और आंदोलन करने की रणनीति है उसके अनुसार हमें लड़ना पड़ेगा। आज विपक्ष लगातार कमजोर हो रहा है, सरकार लगातार जो है वो बेलगाम हो रही है। अगर आज भी देश नहीं जागा तो मैं बार बार इस बात को हम कहते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। आज आप देखिए जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो आरएसएस का अड्डा बन चुकी हैं, जो वीसी हैं उनमें आरएसएस के लोग बैठ चुके हैं। आज आप देखिए पूरे फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर, पूरे संवैधानिक ढांचे के ऊपर हमला हो रहा है। जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसको प्रताड़ित किया जाता है और जो सरकार के गीत गाता है, कंगना रणावत जैसे लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिए जाते हैं। और जो देश की शान है पहलवान भाई बजरंग पूनिया अपने अवार्ड वापस कर रहे हैं, विनेश फोगाट अपने अवार्ड वापस कर रही है, साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। और दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं जो ये दिखाते हैं। बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोग छाती चौड़ी करके प्रधानमंत्री जी के साथ चलते हैं, ये दिखाते हैं कि ये लोग नारा देते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उस नारे के साथ में ये बताना भूल गए कि बेटियां किससे बचानी है। क्या बीजेपी के लोगों से बेटियां बचानी पड़ेंगी? हरियाणा में शिक्षा डागर का मामला चल रहा है, मंत्री संदीप सिंह कुर्सी पे बैठे हैं अब तक। तो ये इस देश में दो चीज नहीं चलेंगी कि बीजेपी वालों के लिए अलग कानून होगा और रवि आजाद के लिए अलग कानून होगा। एक देश है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है क्योंकि पिछले कई भाषण हमने सुने, भाषण हमने देखे आपके किसान नेताओं के, संयुक्त किसान मोर्चा के। राजस्थान से किसान नेता आते हैं, कहते हैं हरियाणा आंदोलन की शुरुआत दोबारा कर सकता है। पंजाब से आते हैं वो कहते हैं हरियाणा शुरुआत कर सकता है। यूपी से आते हैं वो कहते हैं हरियाणा शुरुआत कर सकता है। तो ऐसा हरियाणा में क्या है? कहीं ना कहीं अब सत्ताधारी लोग जो सरकार है, सरकार के लोग हैं, आप पर ये उंगली उठाते हैं कि इन लोगों ने पिछली बार पंजाब को कहीं ना कहीं बर्बाद करने का काम किया। जो किसान नेता के खाल में अपनी राजनीति साधने का काम कर रहे हैं जो लोग, अब वो हरियाणा को निशाना बनाना चाहते हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि राजनीति इनकी बपोती नहीं है। किसान का बेटा, मजदूर का बेटा भी राजनीति कर सकता है। ये कोई पट्टे पे लिखवा के नहीं ला रहे कि भाई हरियाणा में दुष्यंत चौटाला ही राजनीति करेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। हम राजनीति में बदलाव
के खिलाफ नहीं है, हम उसके स्वागत में हैं। लेकिन हमें अब जो मुख्य जिम्मेवारी मिली हुई है वो मिली हुई है आंदोलन करने की। और बड़ी बात यह है कि 3 करोड़ से भी कम आबादी है हरियाणा की, बहुत छोटा स्टेट है, लेकिन हमारा भी सर गर्व से ऊंचा होता है कि हरियाणा आज आंदोलन का केंद्र बना हुआ है। आज पूरे देश को हरियाणा रास्ता दिखा रहा है, और सरकार की रड़क और फड़क काटनी हो तो सबसे पहले हरियाणा का नाम आता है। तो ये बहुत क्रांतिकारी भूमि है। महाभारत भी यही हुआ था। जब जब भी अन्याय बढ़ता है तो अन्याय के खिलाफ हरियाणा की धरती का प्रयोग होता है, और किसान आंदोलन में हरियाणा का अहम योगदान रहा। और उसके बाद आप देखिए, किसानों की घर वापसी के बाद पूरा हरियाणा एक सूत्र में बंधा हुआ है। और आज इस बात का संतोष है कि हम केवल हरियाणा में न्याय नहीं दिलवाते, आसपास के प्रदेशों में भी हरियाणा अपनी मजबूत जो उपस्थिति है वो दर्ज करवाता है। तो बड़ी गर्व की बात है कि एक छोटा प्रदेश पूरे देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए काम कर रहा है, और इसी प्रकार से हरियाणा काम करेगा। भाई, हरियाणा का तो सीधी स्पष्ट बात है, हरियाणा तो पूरा क्रांतिकारी है, और जो न्याय की बात करेगा, अन्याय के खिलाफ लड़ेगा, हम छाती ठोक करके उसके साथ खड़े होंगे। सवाल इसमें जोड़ूंगा, बात राजनीति की, जो हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं कि ये लोग राजनीति करते हैं, ये लोग राजनीति कर रहे हैं। हम तो, अगर हम किसी प्रकार से हमारे में कोई खोट होता तो ये हमारे को अब तक छोड़ते क्या। इन्होंने सारे हथियार चला लिए, लेकिन आज तक भी किसी भी किसान नेता के ऊपर ये एक छोटा सा भी आरोप नहीं लगा सके। और पूरा संयुक्त किसान मोर्चा एक बड़ी ताकत बनी। आज पूरा देश, पूरी दुनिया ये देखती है कि संयुक्त किसान मोर्चा के क्या कदम देश को बचाने के लिए, किसान मजदूर को बचाने के लिए होंगे। जी, एक सवाल इसी में मैं ऐड करना चाहूँगा। अब सवाल ये आता है, आंदोलन बीजेपी को हटाने के लिए हो रहा है या मांगे मनवाने के लिए हो रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आंदोलन हमेशा मांगों को मनवाने के लिए होते हैं, लेकिन मांग मानने की बजाय आप किसानों को पाकिस्तानी कहेंगे, खालिस्तानी कहेंगे, आप उनको छोटा किसान कहेंगे, बड़ा किसान कहेंगे, अफगानिस्तानी कहेंगे, उनके ऊपर अलग अलग आरोप लगाएंगे, आप किसानों की जान लेंगे, उन पे अत्याचार और अनाचार करेंगे। और देश के, ये जो देश आजाद हुआ, ये आरएसएस के लोगों से आजाद नहीं हुआ, ये हमारे पुरखों ने कुर्बानियां दी हैं। उसके कारण अंग्रेज ये देश छोड़ करके भागे। आज मांग भी बड़ा मुद्दा है और लोकतंत्र भी बड़ा मुद्दा है। अगर सरकार लोकतंत्र पे हमला करेगी तो हमें इस बात को कहने में कोई शक नहीं है कि इस सरकार को पूरा देश एकजुट होकर के उखाड़ फेंकेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मांगों के लिए लगातार हमारे आंदोलन चलते रहेंगे। देखिए, सरकारें बदलती हैं, आंदोलन होते हैं, मांगे मानी जाती हैं, लेकिन ये लोग तो बहन बेटियों तक पे आ गए। जेपी दलाल जैसे लोग मुद्दों की लड़ाई को बहन बेटियों तक लेकर के आगे, कि किसानों की तो बहनें और बेटियां भागी हुई हैं। अब कोई जेपी दलाल का अगर इतिहास खंगालने लगे तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जेपी दलाल पूरी दुनिया में मुंह छुपाने के लिए उसको जगह नहीं मिलेगी। पूरा हरियाणा में एक एग्जाम्पल है, जब 9 दिसंबर की गिगड़ाऊ में महापंचायत हुई जेपी दलाल के खिलाफ, इतनी बड़ी संख्या खापों की, संगठनों की और किसानों की वहां थी। पॉलिटिकल कार्यक्रमों के बाइकाट का फैसला हुआ, धेला जुर्माना। हमने सुना तो है कि भाई धेला जुर्माना जिसका लाग जाए उसका नाश हो जाए ग्रह, और धेला जुर्माना से बड़ा कोई सामाजिक दंड नहीं होता। उसके बाद उसने वहां रैली रख दी, रैली हुई भी, अच्छी संख्या भी नहीं, दावे बड़े बड़े किए गए, दावे लाखों के हुए थे। नहीं, लाख की तो हम भी नहीं, दावे लाखों के हुए थे। जेपी दलाल के खुद के वीडियो आप सुन लो, पूरी सरकारी मशीनरी लगी हुई थी। राजस्थान से आदमी आ रहे थे, हरियाणा के कितने जिलों के मनरेगा के मजदूर आ रहे थे, हर कर्मचारी की ड्यूटी लगा रखी थी, एक गाड़ी लाओ नहीं तो तारा तबादला करेंगे। सरपंचों को यह कह रहे थे 2 बस भेजो नहीं तो आपके खिलाफ जांच बैठाएंगे। पूरी एडी चोटी का जोर लगा दिया। और आदमी कितने थे एडी चोटी का जोर लगाने के बाद, और सारी स्कूलों की बसें, उन पे दबाव, तुम्हारी मान्यता रद्द कर देंगे, बस भेजो। उसके बाद रैली की गई, सारी हरियाणा रोडवेज लगी हुई थी। उसके बाद भी कितनी संख्या हुई, और हम लोगों ने आड़ ले ली इसने। हमने तो कहा था दलाल के पॉलिटिकल कार्यक्रमों का बाइकाट होगा। फिर ये चौधरी चरण सिंह को ले आए, फिर ये मुख्यमंत्री को ले आए, फिर विकास कार्यों को ले आए, हमें ही फंसाना चाह रहे थे अपनी रणनीति में। तब हमने फैसला लिया कि हम
विरोध तो था रहेगा, लेकिन उसकी रणनीति बदली है। ओबरा में बड़ी महापंचायत हुई। अरे भाई, जितनी जेपी दलाल ने संख्या अपनी रैली में जोड़ रखी थी, उससे आधे तो हमारे ओबरा में थे, और हमारा तो पूरा तंत्र हमारे खिलाफ है, और इन्होंने पूरा तंत्र का दुरुपयोग कर रखा था। तो भाई, इतना बड़ा तंत्र होने के बाद तो रवि आजाद से 1 लाख की रैली करवा लो, लाओ मैं करूं 1 लाख की रैली, दो मुझे सिस्टम सारा। लेकिन सवाल ये है, फैसला हो गया, बहिष्कार हो गया, ढेला जुर्माना आपने लगा दिया, उसके बावजूद माफी मांगी कि नहीं? मांगी लेकिन फिर भी इतना सब होने के बाद भी उस फैसले के ऊपर होकर कहीं ना कहीं अपना दबदबा दिखाने के लिए, रुतबा दिखाने के लिए कि हम खापों के फैसले को नहीं, फिर वही बात कर रहे हो। उधर पहले बृजभूषण शरण सिंह कह रहा था दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा, और हम कह रहे थे कि दबदबा दबा दिया गया है। अरे भाई, दबदबा था, अब दबदबा नहीं है। दबदबा अगर इस देश में किसी का है तो वो देश के अन्नदाता का है, खिलाड़ियों का है, वो सैनिकों का है। हमारा है दबदबा, और डंके की चोट पे कहते हैं, कोई अहंकार और घमंड से थोड़ी कहते हैं। किसान का दबदबा है, और हमारा था, और आगे भी रहेगा। जैसे बृजभूषण शरण सिंह कह रहा था, तो भगवान ने दे रखा दबदबा, तो हमारा दलाल का क्या पुच्छड़ दबदबा है? अगर उसका दबदबा था तो वो जगह जगह माफी मांगते हुए क्यों घूम रहा था? पहले उसने भिवानी में माफी मांगी, फिर उसने हिसार में जाकर के पैर पकड़े, आप मुझे माफ कर दो। लेकिन जो ढेला जुर्माना लग रहा, वो तो तब माफ होगा जब वो अपने खर्चे पे सारी हरियाणा की खापों को इकट्ठा करेगा और 7 बार नाक रगड़ेगा कि भाई मेरा ये ढेला जुर्माना माफ कर दो, जब तो उसका पीछा छूटेगा। और अगली बात जो आप बात कह रहे हो, अभी विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं, पहले लोकसभा के हैं, फिर विधानसभा, और उसका इकट्ठे भी हो जाए, डरे हुए लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर इकट्ठे भी हो गए तो यह बात बिल्कुल तय है कि जेपी दलाल को विधानसभा का दरवाजा लोहारू की जनता अब की बार नहीं देखने देगी, नहीं देखने देगी। तब जाकर के बहन बेटियों के अपमान का बदला लिया जाएगा। पहलवानों का आंदोलन चला, कोई हल मेरे हिसाब से अब तक नहीं निकला है, बल्कि पहलवानों को ही वापस चिंतित होना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कदम उठाने को मजबूर होना पड़ रहा है। किसानों की बात करें, किसान आंदोलन स्थगित किया, अब हम ख़त्म कहेंगे तो आप कहेंगे ख़त्म नहीं किया, हमने स्थगित किया था कुछ समय के लिए, कुछ समय अंतराल के लिए, ठीक है आपने स्थगित कर दिया। लेकिन जो जिन मांगों पर सहमति बनी थी, लिखित में आश्वासन मिला था, वो अब तक पूरी नहीं हुई। अनेकों बार आपने आवाज़ उठाई, अनेकों बार बैठकें हुई, लेकिन क्या हल निकला? कुछ नहीं निकला। कब तक आंदोलन चलेंगे, कब तक मांगे मनवाने का जो है प्रयास जारी रहेगा, कब तक बैठकें होंगी, और समाधान वास्तव में कब होगा, ये बता दीजिए। देखिए, बात ये है कि मांगे जितनी भी समझौता हुआ, उस पे सरकार खरी नहीं उतरी। सरकार ने देश के किसानों के साथ धोखा किया है जी। और सरकार ने केवल देश के किसानों के साथ, कौन सा ऐसा वर्ग है जिसके साथ धोखा नहीं किया? नौकरियों के नाम पे बेरोजगारों के साथ धोखा किया, देश के ये ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पे देश के कर्मचारियों से धोखा किया गया। वर्ग कौन सा है? खिलाड़ियों से धोखा किया गया। आज आप ये देखिए कि सरकार अभी एक कम्युनिकेशन और एक कानून, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, अभी एक सोशल मीडिया पे कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार एक नया कानून लेकर के आ रही है। यानी कि आप किसी के अधिकार नहीं छोड़ेंगे, आप पुलिस को ताकत देंगे, आप कोर्ट को कमजोर करेंगे, आप मीडिया को कमजोर करेंगे, आप संविधान को कमजोर करेंगे, आप डिक्टेटरशिप बढ़ाएंगे, आप अधिकारियों के सहारे सरकार चलाएंगे, चुने हुए लोगों की सारी शक्तियां छीन लेंगे। आपकी ये रणनीति है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक दिल्ली के चारों ओर, चाहे वो पश्चिम का उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो राजस्थान हो, जब तक ये स्टेट खड़े हैं, दिल्ली के ऊपर हम संघियों का कब्जा नहीं होने देंगे। ये जगदीप धनखड़ जैसे लोग जिन्होंने अपना ईमान बेच दिया सत्ता के लिए, आरएसएस की गोदी में जाकर के बैठ गए, ये लोग जाट समाज के ऊपर भी एक दाग के समान है। हमें अफसोस होता है कि इतने क्रांतिकारी समाज में ऐसे कायर लोग पैदा हुए हैं जो अपने लालच के लिए पूरी कौम को बेचने का काम कर रहे हैं, पूरी किसान कौम को बेचने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप जो भी कहेंगे कहीं ना कहीं उसका कोई प्रभाव होने वाला नहीं, क्योंकि अब विपक्ष के लोग भी मानने लगे हैं कि 2024 में फिर बीजेपी आ रही है सत्ता में। देखिए, विपक्ष क्या मानता है वो विपक्ष का काम है, लेकिन देश की जनता क्या मानती है
वो मायने रखता है। जनता भी कहती है। सुनो, नहीं सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनिए। हमारा काम है अपने परिवारों के बीच अपनी बात रखना। वो कितना मानते हैं कितना नहीं मानते भाई, एक तो सब कुछ खोने के बाद मानने और एक समय रहते मान लें तो अच्छी बात है, लेकिन हम जो बात कह रहे हैं, बात हम देश की कर रहे हैं, बात हम किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान की कर रहे हैं। तो अब विषय यह है कि या तो सरकार मांग मान ले और नहीं तो हमारे पास अंतिम हथियार आंदोलन का है। हम तो आंदोलन करेंगे, या तो सरकार मांग मानेगी और नहीं तो 24 में चुनाव है। भाई सीधी स्पष्ट बात है, रोड़ा रुक्का मचाने में भारत आगे कोई नहीं। या तो सरकार काम कर ले, नहीं तो रोड़ा इतना मचाएंगे आग जो हमें मारने पे तुल रहे, कम से कम उनको सरकारों से, कुर्सियों से उखाड़ फेंकेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। जाट समाज का जिक्र किया आपने। अभी हाल ही में आपके जयप्रकाश दलाल कृषि मंत्री की रैली हुई, उसमें मंच से आपने सुना हरियाणा के बीजेपी प्रभारी विप्लव कुमार देव ने जाट समाज को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री बनने की बात तो बात में करेंगे, पहले आप बीजेपी में एडमिशन लो, पहले आप डिग्री तक पहुंचो, फिर डिग्री की बात करना। सुनो आप सवाल सुनिए रवि जी। अब राजनीतिक जहां तक बात आती है, आप कहते 2024 में वोट हमें देने हैं, वोट हमसे ही होकर निकलने हैं, तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन राजनीति भी कई तरीके की होती है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। साम दाम दंड भेद की राजनीति, क्षेत्रीय समीकरणों की राजनीति, जातीय समीकरणों की राजनीति, कहाँ निपटेंगे। हर तरीके के हथकंडे सरकार अपनाना भी शुरू कर चुकी है और आने वाले समय में भी अनेक तरीके के राजनीतिक हथकंडे अपनाए जाएंगे। कहाँ सुलटेंगे, कहाँ पहुँचेंगे। देखिए, पहली बात तो ये कि हमारा काम है देश की जनता को, हरियाणा की जनता को जागरूक करना। दूसरी बात, सरकार के खिलाफ पूरा माहौल है, लेकिन ईवीएम भी इनके पास बहुत बड़ी ताकत है। और ईवीएम कहां से आप लेके आते हैं? मेरी बात सुनिए, इनका संसद और विधानसभा में बहुमत है जी, लेकिन सड़कों पे बहुमत हमारा है, किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान का है। पहली बात तो ये ठीक है। और सड़कों के बहुमत की ताकत ये होती है, 1.5 साल खट्टर को घर तक निकल दिया, हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ के चला जाया करता, जमीन पर कौन टिका करता, फार्म हाउसों में कैद कर दी थी सरकार। एक तो ये जवाब है। दूसरी बात, वो तो चुनाव परिणाम आएंगे जब आपको भी पता लगेगा और हमें भी पता लगेगा। दूसरी बात, विप्लव देव, ठीक है, उसको क्या पता हरियाणा का जी, उसको हरियाणा का एचबी नहीं पता, उसको क्या पता हरियाणा के बारे में। वो आकर के और यहाँ सिंघाड़ी में बकवास कर रहा है और वो मंच से भाषण दे रहा है कि ये किसान तो जो है ये सीधा पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, हम इनको पहले प्राइमरी में एडमिशन लेंगे। विप्लव देव को तो हम ये कहना चाह रहे, थोड़ा दिन और बच रहे, काट ले चक्कर हरियाणा में, और ढंग से काटिए, ज्यादा बकवास करी तो चक्कर भी नहीं काटने देंगे। विप्लव देव तो आड़े टोया भी कौन पाओगा, हरियाणा में आना तो बहुत दूर की बात है। आरएसएस की क्या तरीका है, आरएसएस को एक फंडा समझ लो। आरएसएस का क्लियर फंडा है कि 2 भाई हैं, दोनों भाइयों को आपस में लड़वा दो, बस इनकी राजनीति इतनी है। 2 भाइयों को लड़वा दो, चाहे तो इनको राम के नाम पे लड़वाइयो, चाहे इनको जाट के नाम पे लड़वाइयो, चाहे इनको किसान के नाम पे लड़वाइयो, इनको क्षेत्र के नाम पे लड़वाइयो, इनको लड़वा दो, भाईचारा बना रहेगा। आरएसएस बीजेपी नहीं आएगी और फूट पड़ेगी तो आरएसएस और बीजेपी के पांव पड़ेंगे। और इन्होंने तो ये बार बार कहते हैं ना, बोला कांग्रेस ने 70 साल राज कर लिया, लेकिन कांग्रेस से लोकतंत्र, राजतंत्र नहीं आया। बहुत कोशिश करी कांग्रेस ने, और इन्होंने 10 साल में क्या कर दिया, सारी जितनी भी स्वायत्त संस्थाएं आज इस देश की, आज सुप्रीम कोर्ट के जजों को डर लगता है डिसीजन देते हुए। आज अमित शाह जैसे गुंडे जो कभी गैंगस्टर हुआ करते थे गुजरात में, आज वो देश के गृह मंत्री बनकर के बैठे हैं। ये देश देख रहा है और ये लड़ाई आने वाली पीढ़ियों की है। निश्चित तौर पे वोट आपको ईवीएम में नहीं, उस वोट की रुखाड़ी करनी पड़ेगी। काउंटिंग तक जो बार बार आप ईवीएम का जिक्र कर रहे हैं ना, विपक्षी पार्टियों को 3 स्टेट में, एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 9 लाख वोट ज्यादा मिले, और ईवीएम ऑथेंटिक नहीं है। ये बात आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूं। अगर कोई ये कहता हो कि ईवीएम ऑथेंटिक है, हर मशीनरी हैक, ईवीएम हैक हो सकती है जी, इस बात में कोई दो राय नहीं। सारा देश भारतीय बनकर के और इंसान बनकर के
सारे इकट्ठे हो जाओ और इन संगियों को भगा दो अब की बार, नहीं तो फिर हमें कोई नहीं बचा सकता। जी आजाद जी, बहुत धन्यवाद, बातचीत की आपने, कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का, आपको और आपकी टीम को भी बहुत बहुत बधाई। तो हमारे साथ रवि आजाद खास बातचीत में थे, हरियाणा के युवा प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन के तमाम मुद्दों पर खुलकर विस्तार से चर्चा की और इन्होंने अपने विचार जो अक्सर खुलकर रखते हैं, और यूं ही इनको किसानों का फायर ब्रांड नेता नहीं कहा जाता है। जिस प्रकार के इनके आग उगलते ज्वलनशील विचार होते हैं जो हर व्यक्ति में जोश भर देते हैं, हर व्यक्ति के अंदर आग जगा देते हैं, तो वो नेता हैं। खास बातचीत के तमाम मुद्दों पर आपका क्या सोचना है इस बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिए। इन सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।